नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 28 जनवरी 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। देखिए, अब बजट आने वाला है। 1 फरवरी को हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करेंगी। तो 2 आर्टिकल्स तो इसी चीज से रिलेटेड निकले कि भाई बजट और इकोनॉमिक सर्वे में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे पहला आर्टिकल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये लिखा है जयति घोष जी ने। ये इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में। अब ये इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स यूएसए में। तो ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी कहते हैं कि एक नोन और पढ़ी लिखी पर्सनालिटी का लिखा हुआ ये आर्टिकल है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी एंटी गवर्नमेंट बातें लिख रही हैं और ये लिख रही हैं कि कैसे हर साल बजट जैसा आता है वैसे ही बजट आएगा, कैसे हर साल सरकार अपने बजट की तारीफ करती है, कैसे यहाँ पे गलत फिगर्स दिखाए जाएंगे। इस प्रकार की बातें जयति घोष जी बोल रही हैं। तो ठीक है, इस आर्टिकल में जो जो भी इन्होंने बताया इसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड आर्टिकल तो एक वो डिस्कस कर रहे हैं, तो दूसरा ये व्हील्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, जहां पे फोर्थ कमिंग इकोनॉमिक सर्वे की बात करने वाली है। इस आर्टिकल स्किप कर रहा हूं, रीजन बीइंग कि अभी बजट आया नहीं है। तो जब तक बजट आया नहीं है तब तक बजट से रिलेटेड बातों के ऊपर प्रिडिक्शन करना ज्यादा सही नहीं है। इसलिए एक आर्टिकल ये बजट स्पीच वाला मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके बाद कौन सा आर्टिकल देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रबलिंग ट्रेंड्स। ऑक्सफर्म की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट ने यह बताया है कि इस कोविड-19 के पैंडेमिक में जो इनइक्वालिटी है वो पूरी दुनिया में बढ़ी है, और ना केवल पूरी दुनिया में, इंडिया में भी बहुत बढ़ी है। और कुछ स्टैटिस्टिक्स भी यहाँ पे बताए हुए हैं। गरीब आदमी और गरीब हो गया है, अमीर आदमी और अमीर हो गया। और एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वो डिस्टर्बिंग ट्रेंड क्या है कि अब पूरी दुनिया में शायद इस बात पे एक्सेप्टेंस आ चुका है कि देखिए, अगर आपको ग्रोथ करनी है और अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो इनइक्वालिटी तो बढ़ेगी। और अगर इस प्रकार का ट्रेंड ग्रोथ और डेवलपमेंट में निकल के आता है कि हाँ भाई, ग्रोथ करनी है, इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो इनइक्वालिटी तो बढ़ेगी ही। तो आने वाले समय में गरीबों के हालात और खराब होने वाले हैं। तो क्या बताया जा रहा है इस आर्टिकल में, इसको देखेंगे। फिर यहाँ पे बात की गई है जो फार्मर का वायलेंस हुआ है 26 जनवरी को, इसके बारे में कल की करंट अफेयर से मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहाँ कुछ नया नहीं है, तो अलग से मैं इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल, एम्फेसाइजिंग सेल्फ रिलायंस इन साइंस। 2020 की ड्राफ्ट साइंस पॉलिसी आ चुकी है। छठी ड्राफ्ट साइंस पॉलिसी है, सॉरी, फिफ्थ ड्राफ्ट साइंस पॉलिसी है। अब ये जो फिफ्थ ड्राफ्ट साइंस पॉलिसी है, इसमें क्या फ्लॉज हैं, पहले की ड्राफ्ट साइंस पॉलिसी से कितनी अलग है, और इस ड्राफ्ट साइंस पॉलिसी में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कितना इम्प्रैक्टिकल है, इसको यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं। ऑथर कौन है इसके, तो सीपी राजेंद्र जी ने इस आर्टिकल का लिखा है। ही इज एडजंक्ट प्रोफेसर इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज बेंगलुरु। तो यहाँ पे राजेंद्र साहब क्या बोल रहे हैं और कैसे हमारी 2020 की ड्राफ्ट साइंस पॉलिसी को ये गलत बता रहे हैं, इसको हम देखेंगे। अब हम पॉलिटिकल एंगल से गलत नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इस ड्राफ्ट साइंस पॉलिसी में क्या अच्छा है और क्या बुरा है जिसको सुधारा जा सकता है। क्योंकि अगर हमसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि ड्राफ्ट साइंस पॉलिसी पे कुछ अपना एनालिसिस दीजिए, तो अच्छे पॉइंट्स तो आप लिख ही सकते हो, और जो बेसिस पे क्रिटिसाइज कर रखा है यहाँ पे ऑथर ने, उस बेसिस पे हम कमियां बता के कुछ बेटर पॉइंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे। फिर एक और आर्टिकल है, ये आर्टिकल लिखा है उपेंद्र कौल जी ने, ये चेयरमैन है कार्डियोलॉजी एंड डीन एकेडमिक्स एंड रिसर्च बत्रा हॉस्पिटल के, और मीरा शाह जी जो कि पब्लिक हेल्थ की फील्ड में काम करती हैं रूरल इंडिया में। ये बस कुछ नहीं बता रहे, ये बस ये बता रहे हैं कि दुनिया भर में कौन कौन सी कोविड-19 की वैक्सीन बन रही है, कौन से टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और किस प्रकार से उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। बस ये बता, मतलब दुनिया भर में कौन कौन सी कोविड-19 की वैक्सीन बन रही है, कहाँ कहाँ बन रही है और कौन सी कंपनी इनको बना रही है, उसका एक प्रकार का रिवीजन हो जाएगा इस आर्टिकल में। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फाइनली ये वाला आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले नहीं है, मोर वैक्सीन देन टेकर। इसमें यह बताया गया है कि भाई इम्यूनाइजेशन वैक्सीनाइजेशन ड्राइव इंडिया में शुरू हो चुकी है। अब देखिए, कोविशील्ड की जितनी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, कोविशील्ड की एक्सपायरी डेट को देखते हुए बहुत दिनों तक, अगर प्रेजेंट रेट पे जिस पे वैक्सीनेशन अभी चल रहा है इंडिया में, अगर इस रेट से आप चलते रहते हो तो सारी कोविशील्ड की वैक्सीन को हम लोग एक्सपायरी डेट से पहले इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो बेटर यही रहेगा कि कोविशील्ड के बहुत सारे एग्जिस्टिंग लॉट को इंडिया अभी के लिए एक्सपोर्ट कर दे। यही बात बस इस आर्टिकल में बताई जा रही है। क्योंकि देखिए, कोविशील्ड का एक एक्सपायरी टाइम है 6 महीने का, उसके बाद वो खराब हो जाएगी। 6 महीने के अंदर अंदर एग्जिस्टिंग जो स्टॉक है कोविशील्ड का, अगर उसको इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो बेकार हो जाएगा। तो इससे बेटर उसको एक्सपोर्ट कर दो। बस बेसिक बात यही, कुछ स्टैटिस्टिक्स के थ्रू उसको समझाया जा रहा है। तो आई विल नॉट डिस्कस इट। तो कुल मिला के आज हम लोग यहाँ पे 4 आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला आर्टिकल है एम्फेसाइजिंग सेल्फ रिलायंस इन साइंस। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन
अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर ना किया हो, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के और मुझे हेल्प करने के लिए ज्वाइन बटन दबा के आप मदद भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF मिल जाएगी। और भी जो मैं करंट अफेयर्स के इंडिविजुअल करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता हूँ उनकी PDF भी वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब इस आर्टिकल में शुरुआत कैसे की जा रही है, इसमें बात की जा रही है इंडिया की पहले साइंस पॉलिसी की। 4 मार्च 1958 में हमारे चाचा नेहरू की लीडरशिप के अंदर पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में पार्लियामेंट ने एक साइंस पॉलिसी को रिलीज किया। और इस रेजोल्यूशन में क्या लिखा, साइंस हैज प्रोवाइडेड न्यू टूल्स ऑफ थॉट and extended man's mental horizon. It has thus influenced even the basic values of life and given to civilization a new vitality and new dynamism. ये जो रेजोल्यूशन था मार्च 1958 का, इसने लोगों को क्या बोला, इनकरेज इंडिविजुअल इनिशिएटिव फॉर एक्विजिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज एंड फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज इन एंड फ्रीडम ऑफ एकेडमिक फ्रीडम। तो ये आप कह सकते हो कि देश की पहली साइंस पॉलिसी थी। और इस 1958 की साइंस पॉलिसी के रेजोल्यूशन ने क्या बोला कि भाई कंट्री में साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। और इस रेजोल्यूशन के बाद जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं वो समय समय पे अलग अलग पॉलिसी स्टेटमेंट लेके आते रहे, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को स्पेसिफाई किया गया कि भाई साइंस के फील्ड में ये चीजें हम लोग कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे साइंस पॉलिसी की बात क्यों हो रही है, बात ऑब्वियसली इसलिए हो रही है क्योंकि रिसेंटली एक ड्राफ्ट साइंस पॉलिसी 2020 इशू की गई है। किसके द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा। ये जो ड्राफ्ट साइंस पॉलिसी है, आप कह सकते हो दिस इज द 5th साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। 62 पन्नों का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे हमारी जो नई साइंस पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स दिए हुए हैं। ओके, अभी ये पॉलिसी अप्लाई नहीं की गई है। पॉलिसी को अप्लाई करने से पहले फीडबैक लेना जरूरी है लोगों से, तो लोगों के बीच में इसको सर्कुलेट किया गया है। आप भी इस पे फीडबैक दे सकते हैं। ओके, प्रॉब्लम ये है यहाँ पे जो ऑथर बता रहा है, ऑथर के व्यू पॉइंट है ये कि इस पॉलिसी में रैम्बलिंग है, फुल ऑफ जार्गन एंड क्लिचेस है। टास्क ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन एंड शेफ इज अ मेजर एक्सरसाइज। कुल मिला के कहने की कोशिश की जा रही है कि इस साइंस पॉलिसी में भी साउंड तरीके से प्रिंसिपल्स को नहीं जोड़ा गया है। कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी दी गई है ये वर्डों का हेर फेर है। एक्चुअली में सरकारें इस तरीके की पॉलिसीज को शब्द बदल बदल के समय समय पर निकालती रहती हैं, बट ऑन ग्राउंड इनके रिस्पेक्ट में कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम बताई गई पॉलिसी में, इसी को हम इस आर्टिकल में खंगालने वाले हैं। क्या बोला जा रहा है, The new policy envisages technological self-reliance and aims to position India among the top 3 scientific superpowers. अब यहाँ पे इंडिया को टॉप 3 साइंटिफिक सुपर पावर्स में रखने को कहा गया है। तो पहली 2 सुपर पावर्स कौन सी होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है यूएस और चाइना की बात हो रही है। लिखा नहीं है पॉलिसी में, बट हम समझ सकते हैं कि अगर बात हो रही होगी तो यूएस चाइना की बात ही हो रही होगी। ये पॉलिसी क्या बोलती है कि भाई जो बेस्ट इंडियन माइंड्स हैं जो कि इंडिया से बाहर चले जाते हैं रिसर्च करने के लिए। इंडिया में एक एग्जाम होता है GRE, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम, जिसके चलते देखिए 2 एग्जाम होते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज पढ़ने के लिए, एक जीमेट एक GRE। जीमेट होता है जब आपको बाहर जाके MBA करना हो, और GRE होता है जब आपको बाहर जाके साइंस में रिसर्च वगैरह करनी हो। तो GRE के थ्रू बहुत सारे साइंटिफिक फील्ड वाले लोग हमारे देश से बाहर निकल जाते हैं काम करने के लिए बाहर के देशों में। तो इन बेस्ट माइंड्स को इंडिया में रिटेन किया जाए, एक पीपल सेंट्रिक साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम को बनाने की बात कर रही है ये पॉलिसी। फिर क्या बोलती है, अब ध्यान दीजिए, इट स्टेट्स दैट प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिजर्व डेवलपमेंट ऑन रिसर्च शुड बी डबल्ड एवरी 5 साल। मतलब कि हर 5 सालों में प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है डबल हो जाना चाहिए। हमारे यहां पे सरकार प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जोर डाल रही है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करे। 2013 की साइंस पॉलिसी में भी कुछ ऐसा ही कहा गया था, और 2020 की साइंस पॉलिसी में भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि 2013 की साइंस पॉलिसी में जो बोला गया, उस साइंस पॉलिसी के रिस्पेक्ट में आज तक कितना हमें अचीव हुआ है इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। 2013 की साइंस पॉलिसी में जो बातें बोली गई, कुछ कुछ वैसी बातें 2020 की भी पॉलिसी में बोली जा रही हैं, बट 2013 से लेकर 2020 में क्या हुआ है साइंस को प्रमोट करने के लिए इंडिया में, इसके बारे में ज्यादा खासा कुछ कहा नहीं गया। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद कुछ हुआ ही नहीं है, या जो भी हुआ है वो बहुत कम हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले की पॉलिसीज ने भी बोला है, और ये पॉलिसी बोल रही है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट है खासकर साइंस में, वो होना चाहिए कम से कम 2% ऑफ GDP। नेशनल गोल है बहुत लंबे समय से कि 2% ऑफ द GDP शुड बी स्पेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस। लेकिन हो ये रहा है कि 0.5 to 0.6% ऑफ GDP रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया जा रहा है, उससे ज्यादा खर्च नहीं किया जा रहा है। तो जब
पहले बहुत से साइंटिफिक बॉडी, लीडिंग साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स ये बोल चुके हैं कि भाई 2% हमारी जीडीपी का आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस में खत्म करिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। 2020 की ड्राफ्ट पॉलिसी क्या बोलती है जब इनएडिक्वेट फंडिंग होती है साइंस के फील्ड में। 2020 की ड्राफ्ट पॉलिसी साइंस के फील्ड में इनएडिक्वेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग का इल्जाम डाल रही है इनएडिक्वेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पे। ये इंतजार कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ओके, and adds that a robust cohesive financial landscape remains at the core of creating a science and technology initiative driven आत्मनिर्भर भारत। कहने का मतलब यह है कि आत्मनिर्भर भारत लेके आना है तो कोहेसिव फाइनेंशियल लैंडस्केप होना चाहिए। कोहेसिव फाइनेंशियल लैंडस्केप का मतलब है केंद्र सरकार भी स्पेंड करे, राज्य सरकारें भी स्पेंड करें, प्राइवेट कॉर्पोरेशन भी स्पेंड करें। कुल मिला के ऑथर यहां पे बोल रहे हैं कि जो हमारी केंद्र की सरकार है ना, वो राज्य की सरकारों पे, प्राइवेट एंटरप्राइजेस पे और फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज पे इल्जाम डाल रहे हैं कि ये प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फंडिंग ना करने के लिए इंडिया में। बात दोस्तों ये है कि सरकार की ये अप्रोच ही फ्लॉड है। कहीं ना कहीं मैं भी इस बात में हाँ ही बोलूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इंतजार कर रही है कि राज्य की सरकारें, प्राइवेट एंटरप्राइजेस और फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश के साइंस एंड टेक के फील्ड में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में इन्वेस्ट करें। भाई वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे? पैंडेमिक के समय पे ऑलरेडी जो फंडिंग है स्टेट्स की वो बंद है। स्टेट के पास ज्यादा पैसा आ नहीं रहा है, स्टेट्स के पास मनरेगा प्लान चलाने के पैसे नहीं है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो क्या ही फंडिंग करेंगे। रही बात प्राइवेट एंटरप्राइजेस की, फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज की, ये लोग कॉमर्शियल बेसिस पे काम करते हैं और जो कंपनीज कॉमर्शियल बेसिस पे काम करती हैं वो एक शॉर्ट टर्म अप्रोच लेके चलती है। उनका दिमाग में हमेशा ये रहता है कि भाई एक ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करो जहां पे अगले आने वाले कुछ सालों में कमा लो। वो हमारे देश के ओवरऑल साइंटिफिक सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पैसा नहीं लगाएंगे। उसके लिए अगर पैसा लगाना है तो केंद्र सरकार को ही लगाना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार ये नहीं लिख सकती पॉलिसी में कि ये स्टेट्स और ये प्राइवेट कंपनीज हमारी इकोनॉमी में पैसा पंप इन करें तो यहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर देश में कराना है लॉन्ग टर्म में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल केवल एक बॉडी है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि फंडिंग अवेलेबल रहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। प्राइवेट कंपनीज और मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर इल्जाम डाल के आप उनसे इन्वेस्टमेंट नहीं करवा पाएंगे, और ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। फिर भाई इस डॉक्यूमेंट में कुछ और बातें भी लिखी गई हैं। लॉन्ग टर्म फंडिंग अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चाहिए, लॉन्ग टर्म फंडिंग केवल केंद्र सरकार देगी, ये प्राइवेट कंपनियां लॉन्ग टर्म फंडिंग नहीं देंगी। अगर सरकार सोच रही है, केंद्र सरकार, कि ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो बाहर से आके काम कर रही हैं, ठीक है, फॉरेन कंपनियां हैं, ये हमारे देश में लॉन्ग टर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फंडिंग देंगी या नहीं देंगी। और ये बात इस बात से पता चलती है कि जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उनकी तक की लेबोरेटरी को चलाने में पैसों की कमी आ रही है। ठीक है। फिर ये ड्राफ्ट पॉलिसी क्या बोलती है? A decentralized institutional mechanism balancing top-down and bottom-up approaches, focusing on administrative and financial management, research governance, data and regulatory frameworks, and system interconnectedness for a robust STI governance. This is EDS said and done. क्या कहा जा रहा है कि ये ड्राफ्ट पॉलिसी एक डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को लाने की कोशिश कर रही है, जहां पे टॉप बॉटम अप्रोच को और बॉटम अप अप्रोच को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैनेजमेंट लाने की कोशिश की जा रही है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव बेस्ड गवर्नेंस करने की बात की जा रही है। लेकिन ये सब बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। क्योंकि अगर आप सरकार के स्टेप्स देखो, सरकार क्या कर रही है? सरकार बहुत सारी और अथॉरिटीज बना रही है, ऑब्जर्वेटरीज बना रही है, सेंटर्स बना रही है। हो ये रहा है कि जब ज्यादा अथॉरिटीज, ज्यादा ऑब्जर्वेटरीज और ज्यादा सेंटर्स आप बनाओगे तो उनको चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, उसमें भी आप ब्यूरोक्रेसी को अपॉइंट करोगे। ऑलरेडी साइंस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में पैसे की कमी नहीं है, आप ब्यूरोक्रेसी को और फ्लैटन करते जा रहे हो और मोटा करते जा रहे हो, खर्चे और बढ़ाते जा रहे हो, जबकि आपके पास खर्चा है नहीं। इन साइंस एंड टेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट्स को सरकार की तरफ से ज्यादा पैसा आता नहीं है, इनके पास ऑटोनॉमी है नहीं अपने रिसर्च प्रोग्राम को चलाने में, एकेडमिक प्रोग्राम्स को चलाने में, ठीक है, फॉरेन फंडिंग को लाने में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहां पे निकल के आ रही हैं। तो दो मेन प्रॉब्लम बताएगी हमने यहां पे देखी। पहली मेन प्रॉब्लम क्या बताएगी कि भाई पैसों की कमी है इन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के पास, हमारे यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए पैसा कम है, और आप और नए इंस्टीट्यूट्स बना जाओगे तो पैसा और कम होता जाएगा। पहली बात तो ये बोली गई। दूसरी बात, ऑटोनॉमी लिमिटेड है। ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ये अगर किसी बाहर के इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशन करना चाहें, कहीं से पैसा उधार उठाना चाहें, कहीं से पैसा आप कह लो कि लोन पे लेना चाहें, तो इन सब चीज़ों में भी इनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ऑटोनॉमी इन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के पास कम है। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम्स बताई जा रही है।
प्लस ऑन ग्राउंड काम करने का तरीका भी जो हमारे प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूशन का है उसमें प्रॉब्लम बताई जा रही है। 2019 में रिपोर्ट किया गया कि जो 23 आईआईटीज हैं, 23 आईआईटीज में से 2400 स्टूडेंट्स ने 2 सालों में छोड़ दिया। मतलब एक आईआईटी में बड़ी मुश्किल से एक स्टूडेंट घुसता है, अब वो बीटेक के थ्रू घुस रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए घुस रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन 23 आईआईटीज में 2019 में जस्ट 2 सालों में 2400 स्टूडेंट्स ने आईआईटी को छोड़ दिया। अब बड़ी मुश्किल से एक स्टूडेंट को आईआईटी में एंट्री मिलती, चाहे ग्रेजुएशन में मिले चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में मिले। ओके, उसके बाद ये 2400 बच्चे छोड़ क्यों रहे? तो पता ये चला कि 2400 बच्चे में से 50% से ज्यादा बच्चे SC/ST कैटेगरी के थे और ओबीसी कैटेगरी के थे। फिर कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस में सुसाइड भी बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि ऐसा हो कि इन इंस्टीट्यूशंस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होने के चलते 50% से ज्यादा वो बच्चे छोड़ रहे हैं, वो SC/ST OBC के हैं, तो हो सकता है इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो। तो अगर ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो भाई इसको रोकने की जरूरत है, इस टेंडेंसी को अरेस्ट करने की जरूरत है। कि जो सुसाइड हो रहा है कि बच्चे पढ़ाई के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसको रोकने की जरूरत है। तो भाई कहीं ना कहीं इंक्लूसिव कल्चर लेके आना है एकेडमिया पे, जहां पे हर जेंडर, हर कास्ट, हर रिलीजन, ज्योग्राफी, लैंग्वेज, डिसेबिलिटी के हिसाब से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सब लोग इम्पार्शियल तरीके से यहां पे पढ़ाएं। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए, LGBT कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए। अभी आज के समय में जब बैकवर्ड क्लासेस SC/ST के खिलाफ प्रॉब्लम हो रही है, तो LGBT वालों को तो क्या ही करेंगे, ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो ये सब चीजें ठीक होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं हो पा रही। फिर कुछ और बातें भी यहाँ पे कही जा रही हैं। इस ड्राफ्ट साइंस पॉलिसी का एक चैप्टर है साइंस कम्युनिकेशन एंड पब्लिक एंगेजमेंट। इस चैप्टर साइंस कम्युनिकेशन एंड पब्लिक एंगेजमेंट में क्या लिखा हुआ है? इट कंसर्न्स द डिस्कनेक्ट बिटवीन साइंस एंड सोसाइटी आर वैलिड, साइंस एंड सोसाइटी आर वैलिड, बट द fact is that hyper nationalism is not conducive to the propagation of evidence based science and a rational outlook. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात करिए तो क्या लिखा हुआ? डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। सीडो साइंस को प्रमोट ना करो, ट्रेडिशनल साइंस को प्रमोट ना करो। एक्चुअली ऑथर क्या करने की कोशिश कर रहा है मैं आपको बताता हूं। कुछ दिन पहले हमारा जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है, उसने बोला कि भाई हम काउ साइंस को प्रमोट करेंगे, और काउ साइंस को प्रमोट करने के लिए एक पैन इंडिया एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, काउ साइंस एग्जाम। उस एग्जाम के जो रिजल्ट हैं वो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग में पब्लिश होंगे, और काउ से रिलेटेड जो भी बेनिफिशियल चीजें हैं वो बताई जाएंगी। तो भाई काउ डंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर रिसर्च होगी। तो इसको ऑथर बोल रहा है सीडो साइंस, इसको ऑथर बोल रहा है हाइपर नेशनलिज्म। कैसे हाइपर नेशनलिज्म बोल रहा है मैं आपको इनडायरेक्टली बताता हूं, यहां लिखा नहीं है कि भाई ये हिंदू धर्म में काउ एक मेजर रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखती है, तो काउ को रिलीजन के साथ जोड़ के काउ के जो बेनिफिट्स हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश की जाए, उनको लोगों को दिखाया जाए। तो इससे तो एक तो लोगों के रिलीजन पे आप हिट करोगे, तो एक हिंदू नेशनलिज्म वाली भावना उठेगी, और उसके साथ साथ क्या होगा कि इसके साथ आप साइंस जोड़ दोगे। तो समझ रहे हो ना आप, काऊ हिंदू धर्म में नो डाउट एक सैक्रेड जानवर है। वो अलग बात है कि हिंदू धर्म के लोग ही जब वो दूध देना बंद कर देती है उसको बाहर फेंक देते हैं, ठीक है, कोई नहीं पूछता। उसके बाद गाय की पूजा तभी तक होती है हमारे घरों में जब तक वो दूध दे रही, जब उसने दूध देना बंद किया उसको बाहर कर देते हैं कि बेटा तुम निकलो। ठीक है, ये तो हिसाब चल रहा है आज की डेट में, बट चलिए खैर वो अलग बात है। तो काऊ से साथ जो रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, उस रिलीजियस सेंटिमेंट का इस्तेमाल करके रिलीजन के बेसिस पे लोगों को अपनी तरफ करना, और उसके साथ साइंस जोड़ देना कि भाई देखिए काऊ साइंस में ये हो रहा है, इसके ढंग से ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। इसको यहां पे ऑथर ने स्यूडो साइंस बताया। अब ये ऑथर की बात पूरी तरीके से सही है या नहीं सही है मैं ये नहीं कह सकता। स्यूडो साइंस का मतलब होता है कि देखिए आप कुछ फैक्ट्स को साइंटिफिकली सही दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो फैक्ट साइंटिफिकली सही नहीं है, ये मतलब है स्यूडो साइंस का। स्यूडो साइंस मतलब आप किसी एक स्टडी को, किसी एक फैक्ट को साइंटिफिकली सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो फैक्ट साइंटिफिकली सही नहीं है। दिस इज बेसिकली व्हाट इज स्यूडो साइंस। तो ये जो काउ साइंस है इसको यहाँ पे ऑथर स्यूडो साइंस बोल रहा है। अभी ये स्यूडो साइंस है या नहीं है ये पूरी रिसर्च के बाद पता चल जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज हैं दुनिया भर की जो काउ साइंस में इंटरेस्टेड है, देखते हैं ये काउ साइंस सही में एक स्यूडो साइंस निकलती है या नहीं निकलती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑथर ये भी बोल रहा है हमारी साइंटिफिक पॉलिसी को लेके कि भाई हमारी साइंटिफिक पॉलिसी में हाइपर नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए, सीडो साइंस नहीं होनी चाहिए, बेसिक आप कह सकते हो कि जो प्रॉपर साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो होने चाहिए। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। तो अब साइंटिफिक पॉलिसी में क्या क्या यहाँ पे कमियां बताई गई है तो फिर मैंने आपको बता ही दिया। फिर
ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में जो नई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब तो अच्छा बता दिया गया है। जितने भी इसके डिसएडवांटेजेस हैं मैंने आप बता दिए। एग्जाम्स में ये हाइपर नेशनलिज्म और काउ साइंस वाली चीज़ कभी मत लिखना, ठीक है ना, नंबर काट दिए जाएंगे आपके। हाँ, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि कौन एग्जाम चेक कर रहा है आपका, तो अगर काउ साइंस के अगेंस्ट कोई पर्सन है तो आपके नंबर काट देगा, अगर काउ साइंस के फेवर में कोई पर्सन है, ठीक है, मतलब मान लीजिए आप काउ साइंस के अगेंस्ट लिख देते हो, आप हाइपर नेशनलिज्म जैसी चीजें लिख देते हो और काउ साइंस के अगेंस्ट बात लिख देते हो, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की बुराई कर देते हो, अभी इनका कोई सपोर्टर पेपर चेक कर रहा होगा, आपका नंबर काट देगा। ओके, इनके फेवर में लिख देते हो तो कोई इनका अपोजिशन करने वाला कोई पेपर चेक कर रहा होगा तो आपके नंबर काट देगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं उनको मत लिखिए। आप कैसे पॉइंट्स लिखो, देखिए हम सबको पता है कि भाई साइंस की फंडिंग में पैसा नहीं जा रहा है, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो, इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। हमारे जो रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं इनको ज्यादा ऑटोनॉमी देनी चाहिए, ये लिख सकते हो, ये एक प्रॉपर पॉइंट है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा प्रॉपर पॉइंट है, कौन सा नहीं है। मैंने अपने कमेंट्स में देखा है, कई बार मेरे लोग मुझ पे कमेंट करते हैं कि मैं सरकार की जो बुराइयां होता है उनको दबा देता हूं। भाई मैं तो आपको एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव चीजें बताता हूं, अब बिना बात में सरकार को भी तो गरियाता नहीं फिर सकता हूं। जहां पे सरकार सही है मैं सही बोलता हूं, जहां पे गलत है मैं गलत बोलता हूं, भाई सिंपल बात है। फॉर एग्जाम्पल, फार्म बिल्स को राज्यसभा में कितनी गलत तरीके से सरकार ने पास कराया, ये गलत है तो भाई गलत बोला। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो लेके ये प्रॉब्लम चल रही है इसके बारे में सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये गलत है, ये गलत बोला। जहां सरकार सही है वहां सही बोला जाएगा, जहां गलत है वहां गलत बोला जाएगा, एक इंडिविजुअल परसेप्शन के हिसाब से। अगर आपकी सोच सरकार के अगेंस्ट है तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दुनिया सरकार के अगेंस्ट हो जाएगी, और अगर आपकी सोच सरकार के फेवर में है, आप भक्त हो, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि पूरी दुनिया सरकार के फेवर में हो जाएगी। हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है, मैं भी सोचता हूं भाई, आप भी सोचते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, द बेस्ट शॉट अगेंस्ट कोविड। आवर चॉइस ऑफ वैक्सीन हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन वेदर द डाटा हैव बीन गैदर्ड विद साइंटिफिक रिगर। यहां पे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई दुनिया भर में जो जो वैक्सीन बन रही हैं कोविड 19 को लेकर, उनके बारे में आपका रिवीजन हो जाएगा। कोविड 19 फैल रहा है, वायरस है, तो इसके अलग अलग म्यूटेंट भी फैलेंगे, तो भाई कहीं ना कहीं ये वायरस आगे आने वाले समय में डेंजरस हो सकता है। तो इस वायरस को हराने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है वैक्सीन। अगर आपके पास वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, आप इस वायरस को हरा सकते हो। अब यहां पे बात करते हैं सबसे पहले तो दो वैक्सीन की जो सबसे पहले अप्रूवल में आई थी और जो सबसे पहले जिन्होंने प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिखाए थे। एक तो थे फाइजर वैक्सीन और एक थी बायोएनटेक की mRNA वैक्सीन। देखिए डीएनए पे वैक्सीन बन रही है टेक्नोलॉजी पे, आरएनए टेक्नोलॉजी पे वैक्सीन बन रही है। अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से वैक्सीन को सेग्रीगेट करना है तो मैंने कुछ वीडियोस पहले बना रखी हैं, जैसे N501Y स्ट्रेन, हाउ वैक्सीन वर्क, फिर हाउ टी सेल इम्यूनिटी फाइट्स कोरोना वायरस, फिर इंडिया की कोरोना वायरस वैक्सीनेशन ड्राइव, फिर सीरियस वायलेशंस इन वैक्सीन ट्रायल। ये सारी वीडियोस आप एक बार देख लोगे जाके तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वैक्सीन कौन कौन से टाइप की होती हैं, वैक्सीन किस तरीके से काम करती हैं, टी सेल इम्यूनिटी किस तरीके से काम करती है, तो एक बेसिक वैक्सीन किस तरीके से काम करती है, mRNA और mDNA वाली जो वैक्सीन होती है इनमें क्या बेसिक फर्क है, ये सब चीजें मैंने वहां पे बताई हैं। ओके, तो भाई अगर आप फाइजर वैक्सीन की बात करो और बायोटेक की mRNA वैक्सीन की बात करो, ये mRNA वाली जो वैक्सीन है ना, मॉडर्ना वैक्सीन की बात कर रहे हैं, मॉडर्ना नाम की वैक्सीन आपने सुनी होगी। तो इन वैक्सीन को अप्रूवल के लिए यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास सबमिट किया गया दिसंबर 2020 में, और इन्होंने दिखाया 95% एफिशिएंसी इन एडल्ट्स ओवर 65। चलिए कोई बात नहीं, एफिशिएंसी दिखाई, लेकिन इन वैक्सीन के साथ एक प्रॉब्लम है। इन वैक्सीन को आपको -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करना, और -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करना वैक्सीन को मजाक बात नहीं है। अभी यूएसए यूरोप जैसी कंट्रीज के लिए मुश्किल है, तो इंडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, ठीक है। लेकिन अब इन वैक्सीन में प्रॉब्लम भी है। जब इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया गया नॉर्वे में, तो भैया नॉर्वे में 42,000 डोजेस एस्टैब्लिश की गई, जिसमें 29 एल्डरली पीपल की मौत हो गई फाइजर वैक्सीन से। तो फाइजर और मॉडर्ना को अप्रूवल दिया गया। फाइजर एडमिनिस्टर करने की वजह से नॉर्वे में 29 लोगों की मौत हो गई। ओके, तो कहीं ना कहीं फाइजर वैक्सीन, वैसे शुरुआत में इसकी एफिशिएंसी ज्यादा बताई गई, लेकिन जब डेथ होनी शुरू हो गई तो टेंशन आई कि भाई इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मॉडर्ना की बात की जाए तो ये mRNA टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और यूएस में और भी बहुत सी वैक्सीन बन रही है, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन की एक डीएनए बेस्ड वैक्सीन बन रही है। तो ये सब यूएस में डेवलप हो रही है।
ये जो वैक्सीन है ये इंडिया में कहीं नहीं आने वाली, क्योंकि पहली बात तो इन वैक्सीन की जो कॉस्ट होगी इंडिया में वो बहुत ज्यादा होगी, और इंडिया में हम लोग लो कॉस्ट वैक्सीन देख रहे हैं। दूसरा, इन वैक्सीन की जो स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है। -70 डिग्री सेंटीग्रेड का स्टोरेज इंडिया में कहां से लेके आओगे, पॉसिबल ही नहीं है। फिर एक और वैक्सीन जो दुनिया की है वो है हेट्रोलॉगस कोविड-19 वैक्सीन। अब आप समझोगे ये हेट्रोलॉगस कोविड-19 वैक्सीन क्या होती है। तो हेट्रोलॉगस वैक्सीन को आप जेनेरियन वैक्सीन भी बोलते हो। ये एक प्रकार की लाइव वैक्सीन होती है। लाइव वैक्सीन मतलब इसमें एक लाइव पैथोजन होता है। ओके, ये लाइव पैथोजन किसी और जानवर से उठाया जाता है और आपकी बॉडी के अंदर जाया जाता है। तो ये जो पैथोजन होता है ना, ये आपकी बॉडी के अंदर आके डिजीज कॉज करेगा, माइल्ड डिजीज कॉज करेगा, लेकिन इतना बड़ा डिजीज नहीं होगा कि आपको नुकसान पहुंचा दे, लेकिन ये माइल्ड डिजीज कोरोना को मार देगा, या जिस बीमारी को सॉल्व करने के लिए ये इंजेक्ट किया जा रहा है आपके शरीर में उसको मार देगा। तो ये जो हेट्रोलॉगस वैक्सीन है, स्पटनिक वैक्सीन, ये स्पटनिक वैक्सीन ऐसा ही एक पैथोजन आपकी बॉडी में इंजेक्ट करेगा। ये पैथोजन आपको थोड़ा सा बीमार करेगा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये कोरोना को मार देगा। ठीक है भाई। अब ये जो स्पटनिक 5 वैक्सीन है कहां की है भाई, रशिया की है। एडेनोवायरस बेस्ड वेक्टर वैक्सीन है ये। ठीक है भाई। फेज 2 स्टडी इसकी चली रशिया में, लेकिन फेज 2 स्टडी में बहुत कम नंबर ऑफ वॉलंटियर्स थे और प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से पब्लिश नहीं किया गया। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो स्पटनिक 5 वैक्सीन है ये सर्बिया में, अर्जेंटीना में, बोलीविया में, अल्जीरिया में, पैलेस्टीन में एडमिनिस्टर की जाएगी। ओके, अभी के लिए अलग अलग कंट्रीज में 1 मिलियन पीपल के ऊपर इसके ट्रायल चल रहे हैं। किसने? स्पटनिक 5 वैक्सीन के। इंडिया में स्पटनिक 5 वैक्सीन का ट्रायल चला रहा है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। फेज 3 में 1500 वॉलंटियर्स के ऊपर ट्रायल चल रहे हैं। किसके? स्पटनिक 5 वैक्सीन के। और इसके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है कि मिड 2021 में आएंगे। तो एक और ये वैक्सीन चल रही है। इंडिया में अगर बात की जाए तो इंडिया में 2 वैक्सीन ऑलरेडी आपको पता है कौन कौन सी। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है जिसको इंडिया में बोला था कोविशील्ड। तो कोविशील्ड के फेज 3 ट्रायल्स के डाटा आ गए हैं। ओके, और एक और जो हमारे यहाँ पे एडमिनिस्टर की जा रही है वो है आपकी कोवैक्सिन। कोवैक्सिन की फेज 2 ट्रायल्स के डाटा आए थे, फेज 3 ट्रायल अभी चल रहा है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि कम से कम 3 से 4 महीने और लगेंगे कोवैक्सिन के फेज 3 ट्रायल्स के रिजल्ट आने में। अभी कोवैक्सिन के फेज 3 ट्रायल्स के रिजल्ट नहीं आए हैं और इसको एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया गया है। इस बेसिस पे कोवैक्सिन को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो कोविशील्ड और कोवैक्सिन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुका हूं। ठीक है। उसके बाद जाइडस कैडिला। जाइडस कैडिला भी 2 कोविड-19 की वैक्सीन को डेवलप कर रही है और जाइडस कैडिला डीएनए बेस्ड वैक्सीन को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। ओके, फेज 3 जो ट्रायल्स है जाइडस कैडिला की वैक्सीन के वो मिड मार्च तक खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ये अप्रूवल में जाएगी। फिर भाई बायोलॉजिकल ई नाम की एक कंपनी है, वो भी एक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन निकालने की कोशिश कर रही है। बेयर कॉलेज ऑफ मेडिसिन यूएस के साथ ही कोऑर्डिनेट कर रही है और अभी के लिए इनका फेज 1 ट्रायल चल रहा है। फेज 2 ट्रायल इनका मार्च 2021 में शुरू होगा। फिर जेनोवा की एक वैक्सीन है जो कि इंडिया की पहली mRNA कोविड-19 की वैक्सीन होगी, जिसको आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर कर सकते हो। फेज 2 ट्रायल इस जेनोवा की वैक्सीन का कब होगा? मार्च में होगा। तो यहां पे हमने ऐसी बहुत सारी वैक्सीन देखी हैं दोस्तों जो कि डेवलप हो रही हैं। बायोलॉजिकल ई की एक वैक्सीन है, जेनोवा की एक वैक्सीन है, जाइडस कैडिला की 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन तो हम सुनते ही रहते हैं। फिर स्पटनिक 5 वैक्सीन के बारे में हमने बात करी और फिर हमने बात करी किसके बारे में? 2 वैक्सीन के बारे में और फाइजर और मॉडर्ना। तो ये वो वैक्सीन है जो कि इस समय दुनिया भर में चालू है। यहाँ पे ऑथर एक बात और बोल रहे हैं कि देखिए जब भी इस वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी फेज के रिजल्ट्स आते हैं, फेज 1 ट्रायल के हों, चाहे फेज 2 ट्रायल के हों, चाहे फेज 3 ट्रायल के हैं, सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करना जरूरी है। और जो भी ट्रायल के रिजल्ट्स है ना, उनको अगर आप पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर दोगे ना, तो लोगों के अंदर वैक्सीन को लेके कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी के लिए लोगों के अंदर वैक्सीन को लेके कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि फेज वाइज जो ट्रायल्स के रिजल्ट्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से पब्लिश नहीं होते, जिसके चलते लोगों के दिमाग में डाउट सा रह जाता है कि भाई वैक्सीन सही है या गलत है। समझ गए भाई? तो यही बातें इस आर्टिकल में बताई गई हैं। अगले आर्टिकल चलते हैं। ट्रबलिंग ट्रेंड्स, इनइक्वालिटीज वाइडनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इंडिया इज नो एक्सेप्शन। भाई कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे वर्ल्ड इकोनॉमी नीचे की तरफ चलेगी, बहुत लोगों को नुकसान हुआ, केवल पुअर आदमी को ही नहीं, एम्प्लॉयड पर्सन को नहीं, जो बिजनेसेस थे उनको भी बहुत नुकसान हुआ। अब कोविड-19 के पैंडेमिक से जो लॉकडाउन है वो लॉकडाउन उठ रहा है, इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर कर रही है, पूरी दुनिया की और वर्ल्ड की भी। ओके, ये जो रिकवरी है ना बहुत इनइवन है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रिकवरी है। जैसे कि चाइना और इंडिया के लिए बोला जा रहा है कि बहुत तेजी से रिकवरी होगी, यूएस में बहुत तेजी से रिकवरी होगी, कुछ और कंट्रीज है जहां पे रिकवरी उतनी तेजी से नहीं होगी। तो अफ्रीका की जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे रिकवरी इतनी तेजी से नहीं होगी।
लेकिन इन रिकवरीज के साथ साथ कंट्री के अंदर जो रिकवरी है वो भी बहुत अनइवन है। जिसकी नौकरियां गई, ठीक है, जो बेघर हुआ, उसकी रिकवरी उतनी तेज नहीं हो रही जितनी तेज यहां के रिच की रिकवरी हो रही है। अब समझिए, एक रिपोर्ट आई ऑक्सफैम की जिसमें बोला है कि भाई 1,000 richest people worldwide recovered their losses from the pandemic within 9 months, as opposed to the world's poorest who might take a decade to link back to their pre-pandemic standing। जो सबसे अमीर लोग हैं दुनिया के, मान लीजिए दुनिया के जो रिचेस्ट 1,000 लोग हैं, उनको जो भी लॉस हुआ कोविड-19 में, पहले ही 9 महीनों में उनके सारे लॉसेस रिकवर हो गए। लेकिन जो बिल्कुल गरीब तबका है, जो बिल्कुल डिसएडवांटेज सकता है, हो सकता है उसको 10 साल लग जाए, एक डेकेड लग जाए अपने आप को कोरोना से पहले वाली सिचुएशन में समझाने के लिए। इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हो गई है। सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज हो गया है पैंडेमिक के आने के बाद। सारे हालात बहुत खराब हैं, लेकिन अमीर अच्छे होते जा रहे हैं और गरीब बुरे होते जा रहे हैं। ऑक्सफॉर्म में जो स्टडी हुई है, यहाँ पे 295 इकोनॉमिस्ट फ्रॉम 79 कंट्रीज अपने व्यू पॉइंट दिए हैं, और इनका ये बोलना है कि भैया जो इनइक्वालिटी है ना, वो और आगे बढ़ सकती है। और इंडिया में इनइक्वालिटी उस लेवल पे पहुंच गई है जिस लेवल पे तब थी जब हम लोग कोलोनाइज थे। कोलोनाइज जब हम लोग अंग्रेजों के राज के अंदर थे, तो उस समय पे गरीबों को तो बिल्कुल ही दबाया जाता था, बिल्कुल भिखारी बनाया गया था, अमीर अमीर हो रहे थे। अब यहां पे ये बोला जा रहा है इंडिया में कि इंडिया के जो 100 सबसे अमीर लोग हैं, इंडिया के 100 बिलियनर्स है ना, उन्होंने जितनी एडिशनल वेल्थ एक्वायर की है सिंस मार्च में लॉकडाउन इंपोज हुआ था, तब से लेके आज तक इंडिया के जो 100 बिलियनर्स ने एडिशनल इनकम एक्वायर की है, एडिशनल वेल्थ एक्वायर की है, उससे 138 मिलियन जो सबसे पुअर देश के गरीब हैं, 13 करोड़ 80 लाख जो सबसे पुअर देश के गरीब हैं, हर गरीब को 94,045 रुपए दिए जा सकते हैं। समझिए बात को। 100 बिलियनियर्स ने, इंडिया के जो 100 सबसे बड़े करोड़पति हैं, उन्होंने मार्च से लेके अब तक जितनी एक्स्ट्रा दौलत अर्न की है, पहले जो दौलत थी वो नहीं, जितनी एक्स्ट्रा दौलत अर्न की है, उतनी एक्स्ट्रा दौलत में से तो आप इस देश के जो सबसे गरीब 13 करोड़ 80 लाख हैं, हर गरीब को 94,000 रुपया दे सकते हो। अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए ना, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा नजर आता, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा, वो भी कोरोना के बाद। और देखिए यहां पे सबसे तगड़ा फिगर क्या लिखा हुआ है। ये रिपोर्ट कैलकुलेट करती है कि एक अनस्किल्ड वर्कर इंडिया में जो 3 साल में कराएगा, जो इंडिया का सबसे अमीर आदमी है, वो इतना 1 सेकंड में पैदा कर लेगा। मतलब मुकेश अंबानी जितना 1 सेकंड में अर्न करेंगे, उतना अर्न करने के लिए एक अनस्किल्ड वर्कर को इंडिया में 3 साल काम करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेशन इस हद तक डिस्प्रोपोर्शनेट हो चुका है, अपॉर्चुनिटी और इनकम में जो इनइक्वालिटी है वो इस हद तक डिस्प्रोपोर्शनेट हो चुकी है कि भाई कुछ कहने नहीं। इनइक्वालिटी लेवल्स आसमान छू रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो ग्रोथ पे फोकस रहा है ना, इसके चलते जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, शायद उनके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि इनइक्वालिटी को शायद वो कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे नेताओं पे है ना, पॉलिटिशियंस पे है कि हमारे देश में इनइक्वालिटी कम की जाए। शायद हमारे पॉलिटिशियंस भी इस बात को मान बैठे हैं कि आने वाले समय में इनइक्वालिटी डेकेड्स तक नहीं खत्म होने वाली है। देखिए, हम सबको यह पता है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हटाने के लिए हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, सरकार कर भी रही है। लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी हटेगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, इनइक्वालिटी नहीं हटेगी। मतलब गरीब और अमीर के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये बढ़ता ही चला जाएगा। और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को अब कैपिटलिज्म की भावना के साथ जोड़ा जा रहा है। इकोनॉमिस्ट के अंदर शायद ये बात दिमाग में आ चुकी है कि अगर देश को बढ़ना है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी पड़ेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ कैपिटलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैपिटलिज्म एक और चीज के साथ जुड़ा हुआ है, और वो है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी भी हमारी सोसाइटी में बढ़ती ही चली जाएगी। ये बात यहां पे कही जा रही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है रिवाइज द टेक्स्ट ऑफ द बजट स्पीच। द फाइनेंस मिनिस्टर मस्ट मूव टू एन एक्सपेंशनरी फिजिकल स्टैंस दैट प्रायोरिटाइजेस जॉब क्रिएशन, पब्लिक सर्विस प्रोविजन। यहां पे भाई मैं आपको बस एक लाइन में चीजें बताता चला जाऊंगा। सरकार की कई बुराइयां हैं, लेकिन देखिए कुछ हद तक यहां पे जो सरकार की बुराई करी जा रही है ना, सही करी जा रही है। अब देखते हैं किस बेसिस पे यहाँ पे जो ऑथर हैं वो सरकार की बुराई कर रहे हैं। एनुअल बजट पेश करेंगी 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। और यहाँ पे जो स्पीच थी, उस स्पीच के कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे ऑथर ने गेस कर दिया, और बिल्कुल सही गेस किया है। देखिए, जब बजट निकाला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, सरकार अपनी तारीफ करेगी। सरकार बोलेगी कि देखिए कैसे इस देश की सरकार ऐसा बजट लेके आई, और बीच में जो बजट में चेंजेस हुए वो कुछ ऐसे थे कि जो हमारी इकोनॉमी के फाइनेंसेस थे, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस थे, वो बहुत अच्छा रहे, हमारी इकोनॉमी रिवाइव कर रही है।
कोविड-19 की स्प्रेड के लिए हमने अच्छी अच्छी पॉलिसीज लाई, हमने हेल्थ स्पेंडिंग को बढ़ाया। ये नहीं बताया जाएगा कि जो हेल्थ स्पेंडिंग हमने बढ़ाई है वो पिछले साल से कितना परसेंटेज बढ़ी है। एब्सोल्यूट नंबर्स में हेल्थ स्पेंडिंग दिखाई जाएगी, जो कि कोरोना को टैकल करने में इनफ नहीं थी। और ये बात तो देखिए बिल्कुल सही है। कोरोना के समय पे जो सबसे बड़ा फ्लॉ हमारे देश का निकल के आया वो है हेल्थ स्पेंडिंग। हमारा हेल्थ सेक्टर किस हद तक अंदर से टूटा हुआ है ये कोरोना में बाहर निकल के आ गया। तो सरकार कितनी भी अपनी तारीफ कर ले इस समय पे कि हमने हेल्थ में ये किया वो किया, वो तारीफ कम है, क्योंकि हेल्थ के फील्ड में तो इनएडिक्वेट था, ये हम सबको पता है। ठीक है, ये सब बातें यहां पे बोली गई हैं। फिर अब क्या है कि और ऑथर क्या बोल रहा है कि बहुत सारी और मिसलीडिंग बातें दी जाएंगी। कोविड-19 के इन्फेक्शंस देखिए कम हो रहे हैं, कंट्रीज एक्सट्रीम लॉकडाउन से बाहर आ गई हैं, इकोनॉमी का रिवाइवल हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी का रिवाइवल हो रहा है ये होना ही था। पहले क्वार्टर में तो पूरा ही लॉकडाउन नीचे लग गया था, सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चली गई थी, तो उसके बाद तो कुछ ना कुछ बढ़ना ही था ना आपका एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी। और सबसे खास बात ये थी एम्प्लॉयमेंट में रिकवरी देखने को मिली है। एम्प्लॉयमेंट में रिकवरी इसलिए इतनी तेजी से देखने को मिल रही है रिसेंट मंथ्स में, उसका रीजन ये है कि ज्यादातर जो लोग हमारे देश के हैं ना वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, रेडी वाले, डेली वेज वर्कर्स, इस टाइप के लोग हैं, प्लम्बर्स। जब लॉकडाउन लगा तो ये अपने घरों तक लिमिटेड हो गए, घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो एकदम से ये सब अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। और जब लॉकडाउन खुला एकदम से सबको एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एब्सोल्यूट फिगर्स में लगेगा कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक फिगर छुप रहा है कि जब कोरोना का लॉकडाउन लगा था तो एकदम से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। हमारे देश में अगर अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में आपकी नौकरी नहीं जाती है। अगर ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में ज्यादा हो तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी। जब आपकी नौकरी नहीं जाएगी तब एक्चुअली में आप ये फिगर पता कर पाओगे कि कितने नए लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। अरे पहले कोरोना की वजह से जितने लोगों की नौकरियां जा रही थी उसमें बहुत सारे लोगों को अब नौकरियां मिल रही हैं, तो इससे एम्प्लॉयमेंट में आपने कुछ खास अचीव नहीं किया है। ये बात यहां पे बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार इसको तोड़ मरोड़ के ऐसे दिखाएगी कि नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, जबकि नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ है। वो पहले के इनफॉर्मल सेक्टर के लोग जिनकी दुकानें धंधे सब बंद हो गए थे वो फिर से अपने दुकानें धंधे खोल रहे हैं, इसलिए एम्प्लॉयमेंट दिख रहा है, कुछ भी नया नहीं है उसमें। और एक बात जो सबसे अजीब नजर आ रही है, ये बात तो बिल्कुल मुझे भी अजीब लगती है कि भाई हमारा स्टॉक मार्केट भाई आसमान छू रहा है, सेंसेक्स आसमान छू रहा है। ये बात तो यार सही में समझ में नहीं आ रही है। और बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि जब इकोनॉमी इतनी नीचे जा रही है, हमारी फिजिकल डेफिसिट इतनी ज्यादा जा रही है, बहुत सारे कंपनीज को नुकसान हो रहा है, तो यार सेंसेक्स कैसे इतना ऊपर जा रहा है? क्या कुछ हर्षद मेहता जैसा स्कैम चल रहा है? क्या कुछ केतन पारक जैसी टाइप की चीजें हो रही है? मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि जब इकोनॉमी नीचे है, मतलब इकोनॉमी में इतनी फिजिकल डेफिसिट नजर आ रही है, लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट है, सरकार का डेप्ट इतना बढ़ रहा है, तो स्टॉक मार्केट ऊपर कैसे जा रहा है? इस बात के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत लोगों का सवाल उठ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि स्टॉक मार्केट ऊपर कैसे जा रहा है। खैर चलिए वो एक अलग बात है। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि कोई बबल ना हो, ठीक है ना, कोई उल्टी सीधी चीज ना हो रही स्टॉक मार्केट में, क्योंकि अब अगर स्टॉक मार्केट गिरा बहुत सारे लोगों ने फिर बर्बाद हो जाना है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए एक और बात कही जा रही है कि जो बजट पेश करते हैं ना हमारी सरकारें, उस बजट में जो इकोनॉमिक फिगर्स पेश करते हैं वो बहुत ज्यादा फ्लॉड होते हैं। इकोनॉमिक फिगर्स को सही तरीके से पेश नहीं किया जाता है। और ये चीज ऑथर कौन से बेसिस पे बोल रही है? ये चीज ऑथर बोल रही है कैग की एक रिपोर्ट के बेसिस पे। कैग की एक रिपोर्ट आई थी 2018 में, और इस कैग के रिपोर्ट ने यह बताया कि सरकार किस प्रकार से अपने एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश करती है। तो कैग की जो 2018 की रिपोर्ट थी उसने क्या बोला? उसने बोला कि सरकार अपना एक्सपेंडिचर कम करने की कोशिश करती है तीन तरीकों से। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि सरकार पूरी तरीके से फर्टिलाइजर की सब्सिडी नहीं बांटती है। फर्टिलाइजर की सब्सिडी जितनी सरकार ने प्रॉमिस कर रखी है उतनी वो देती नहीं है, तो जब सब्सिडी कम देगी तो सरकार का खर्चा कम होगा। दूसरा, सरकार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को फूड सब्सिडी के लिए पैसा नहीं देती है। आपको पता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से प्रोक्योरमेंट होती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योरमेंट करता है, तो उसके लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास पैसा कहां से आएगा? सरकार से आएगा। सरकार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बोलती है कि आप हमसे पैसा ना लेके मार्केट से बोरो कर लो। उसके चलते फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डेप्ट लेडन होता जा रहा है, और फिर बाद में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि ये इतना करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका डेप्ट बढ़ता जा रहा है। ये बात बोली कैग ने। और फिर कैग ने फाइनली क्या बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार सीधे सीधे पैसा एलोकेट नहीं करती है, दूसरे मैकेनिज्म्स के थ्रू पैसा उठाया जाता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड के थ्रू पैसा उठाया जाता है। तो सरकार को जो सीधे सीधे पैसा देना था देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, वो नहीं देके मार्केट से पैसा उठाने की बात करती है सरकार, जिसके चलते 2017-18 में इन तीन चीजों की वजह से
1,29,400 करोड़ रुपए का सरकार का खर्चा कम हुआ था, जो कि समवेयर 1.8% ऑफ जीडीपी है। उसके साथ साथ सरकार जीएसटी का कंपनसेशन सही समय पे नहीं देती है, स्टेट्स को डीले करके देती है, और इस बार तो एक्ट ऑफ गॉड को बोल के जीएसटी कंपनसेशन को भी सरकार ने कम किया है। स्टेट गवर्नमेंट मनरेगा के ऊपर जो खर्चा करती हैं, वो मनरेगा की पेमेंट्स भी कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं आती हैं। तो इस प्रकार के बहुत से इल्जाम लगाए जा रहे हैं यहाँ पे सरकार के ऊपर। और एक और बात बोली जा रही है, सरकार ने ये जो बड़े बड़े फाइनेंशियल पैकेजेस रिलीज किए 65 ना, कि मार्च 2020 में 1.7 लाख करोड़ का, मई 2020 में 20 लाख करोड़ का, नवंबर 2020 में 2.65 लाख करोड़ का। एक्चुअली में इसमें बहुत कम पैसा स्पेंड हुआ है मार्केट में। भले ही आपने 1.7 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट कर रखी है, लेकिन पब्लिक अकाउंट से यह पता चल रहा है कि जो टोटल स्पेंडिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो केवल 86,000 करोड़ है। तो ओवरऑल बस यही बोलने की ऑथर यहां पे कोशिश कर रही है जयती घोष जी, कि सरकार जो फिगर्स सामने लाने की कोशिश करती है, एक्चुअली में वो फिगर्स होते नहीं है। अब यहां पे एक और बात है कि जो भी यहां पे ऑथर लिख रहे हैं, उसके भी प्रॉपर सोर्सेज नहीं दिए गए हैं। ओके, जैसे कि अब मैं आपको बताता हूं 20 लाख करोड़, 1.7 लाख करोड़। होता यह है कि सरकार ये जो करोड़ों का अनाउंसमेंट करता है ना, उसमें आरबीआई जो मार्केट इंटरवेंशन करता है उसको भी जुड़ा रखा जाता है। आरबीआई जो पैसा मार्केट में इन्फ्यूज कर रहा है, जो पैसा लोन में घुमाया जा रहा है, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। अब उसको पब्लिक स्पेंडिंग नहीं माना जा सकता। सरकार का जो कैलकुलेशन करने का तरीका है कि सरकार हर सेक्टर में जितना पैसा रिलीज कर रही है सबको जोड़ देती है। तो आरबीआई रेपो रेट को कम करने में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, फॉरेन करेंसी मार्केट में जो पैसा लगा रहा है उसको भी यहां पे पॉलिसी इंटरवेंशन में जोड़ दिया गया है। और जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स होते हैं वो केवल उस पैसे को काउंट करते हैं जो कि लोगों की भलाई में खर्च हो रहे हैं। तो यहां पे आप कह सकते हो कि कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी में चेंज आ रहा है। यहां पे आप एक फिगर के ऊपर भरोसा कर सकते हो जो कि कैग का आया है। सरकार के ऊपर भी देखिए, ऑफिशियल सरकार के जो फिगर्स हैं उनको आप एग्जाम में कोट कर सकते हो, ऑफिशियल जो कैग के फिगर्स हैं उनको आप एग्जाम में कोट कर सकते हो, बट जो जयती घोष जी सीधे सीधे यहां पे लिख रही है सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए, वो आप एग्जाम में कोट नहीं कर सकते हो। इस बात को बस अपने दिमाग में क्लियर रखना। और जो भी अपने व्यू पॉइंट बनाना, वो हमेशा किसी एक इंस्टीट्यूशनल सोसाइटी या इंस्टीट्यूशनल फिगर के बेसिस पे बनाना। जैसे कि कैग की रिपोर्ट आई 2018 की, और उस रिपोर्ट ने ये बोला कि सरकार ने 2017-18 में पूरी तरीके से फर्टिलाइजर सब्सिडी नहीं दी, पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं डाला, पूरी तरीके से मनरेगा का पैसा रिलीज नहीं किया। कहीं ना कहीं ये जो फिगर्स हैं कैग के, ये ऑथेंटिक फिगर्स हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इनको रिलीज कर रही है। तो अपने समझने के लिए तो आप कहीं से भी फिगर पढ़ सकते हो, देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो हमेशा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस पे भरोसा रखना। ओके, धीरे धीरे इकोनॉमी की और बातें आएंगी। अब इकोनॉमी का सीजन आ रहा है और इकोनॉमी के लिए मैं आपके लिए कुछ नया प्लान भी कर रहा हूं, ठीक है। तो जल्दी ही इकोनॉमी से रिलेटेड आपको वीडियोस और देखने को मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यू पॉइंट जरूर देना। गुड बाय।